हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटेट फर्स्ट जन 2020 के। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है 1 to 60 तक के क्वेश्चंस को, जो कि पार्ट 1 में गिवन है, आपका दिया हुआ है। अब हम लोग इस वाले एक्सरसाइज में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 61 से 150 तक के क्वेश्चंस को। और आइए देखते हैं कि कैसे सीटेट में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं या किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और पिछले साल कैसे आए थे। ओके फ्रेंड, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। त्रिवेंद्र और गांधीधाम के बीच की दूरी दी हुई है 226 किलोमीटर और कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। ओके, तो आप जानते हैं क्या कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ओके, ये हो गया आपका दूरी बटा समय। और यहाँ दूरी जो दी हुई है वो आपको लिखी है 2268 और समय जो आपका दिया हुआ है वो है 42। और देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 वन जा 18, 18 वन जा 18, 4 होगा। 18 2 जा 36, फिर यहाँ से हो जाएगा 126 टाइम में पूरा कट जाएगा। और 43 3 जा 5 3 जा 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड जो आपका इसका आंसर बनेगा। ओके, आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखिए, ये जहाँ पे 25 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, 15 है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या कि कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। तो ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? ठीक है, तो देखो, पहले आप बनाओगे क्या, वो पॉइंट ए से ए के ठीक उत्तर में। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है, ए के ठीक उत्तर में 120 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका होगा ये 120 मीटर नॉर्थ साइड में। फिर वो यहाँ से क्या करता है, ठीक पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ा और वो पहुँचता है पॉइंट बी पर। और यहाँ से फिर इसको मिला दोगे आप, और ये आपका बनेगा क्या, ए पे। ठीक है, और ये है आपका 50 मीटर। तो दिशा को देखोगे तो दिशा तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दिशा आपका बनेगा दक्षिण पूर्व में। और यहाँ पे देखो 50 से 120 है, तो आप ट्रिपलेट पढ़े हो क्या, 3 4 5, 5 12 13। तो यहाँ अगर 50 है तो ये 50 होगा, तो 120 होगा, तो ये 130 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 130 दक्षिण पूर्व। ओके, सेकंड ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, स्लॉथ। देखिए इसमें करेक्ट है आपका कि स्लॉथ जो होता है भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 70 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटक कर सोते हैं। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। और स्लॉथ के बारे में मैं बता दूं आपको कि यह जो है कि पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय मतलब कि छोड़ता है या रहता है, मतलब उतरते हैं, खाना पीना खाया, बाकी 17 घंटे के लगभग ये सोते ही हैं। ओके, और इनका जो जीवन काल होता है वो तकरीबन 40 वर्ष तक के लिए इनका केवल क्या होता है, जीवन काल होता है इनका, 40 वर्ष तक ये जीते हैं। क्लियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा, जब किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाती है तो यह पृथक्करण की कैसी प्रक्रिया होती है? तो ये पृथक्करण की निस्यंदन प्रक्रिया होती है। ओके, निस्यंदन प्रक्रिया एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस को द्रव से अलग करने की विधि होती है। ओके, जैसे कि देखिए अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निस्यंदन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे उसी की बात हो रहा है। तो यहाँ पे कपड़े पर दूध अगर उड़ेला जा रहा है और मलाई को अलग किया जा रहा है तो ये निस्यंदन की प्रक्रिया होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे निस्तारण भी लिखा है, अवसादन लिखा है, चालन लिखा है। निस्तारण के बारे में बता दूं कि जब दो अमिश्रणीय द्रव को पृथक्करण किया जाता है तो वो निस्तारण होता है, ठीक है। अवसादन क्या होता है, तो अवसादन में भारी कण को तल पर जमना क्या होता है, अवसादन होता है। ओके, चालन कहिए चाहे छलनी कहिए। ओके, तो चालन और छलनी में क्या होता है कि यह ठोस को उनके वजन और आकार के आधार पर ठोस को अलग करने की विधि होती है, चालन या छलनी। क्लियर फ्रेंड, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ये निस्यंदन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बन रहा है क्या यहाँ पे कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर और 10.7 सेंटीमीटर बताना है। तो 10.7 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 110 मल्टीप्लाइड बाई 10.7, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1177 ये आएगा मीटर में। और जिसको किलोमीटर में चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन किलोमीटर में है, जिसको जब क्लिक करेंगे तो 1.177 क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा होता है। ओके, तो देखो इसमें तो ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक बता देता हूं इसे कि इसका ट्रिक क्या है, पा बोट। ओके फ्रेंड, पा बोट करके आपका बनता है क्या, ट्रिक बनेगा, जिसे पा से हो जाएगा, पी से बनेगा क्या, पुडुचेरी। पा है तो पा का पी के बनेगा क्या, पुडुचेरी। ओके, और ए से क्या बनेगा आपका, आंध्र प्रदेश। ओके, बी से क्या बनेगा, बंगाल। ओके, और ओ से बात होगा तो उड़ीसा हो जाएगा आपका। ओके, और ए से बन रहा है तो ए से आपका तो बताए थे ही क्या, आंध्र प्रदेश होगा। ए से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, एक बनेगा आपका अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और टी से क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ओके फ्रेंड, अब देखिए इसमें से कौन कौन मैच कर रहे हैं, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए मैं आपको ट्रिक से भी बता दिया, ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी से जो सटे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो पा बोर्ड से आप तैयार कर लो, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, अंडमान, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल। क्लियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। ओके, तो जब आप इसको वॉच करोगे मैप में तो आपको मिलेगा क्या, उत्तर पूर्व में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो वो है आपका 8850 मीटर। ओके, देखिए मान्यता तो मतलब मानने को तो लोग कहते हैं कि 8848 मीटर है, लेकिन अभी पेपर आपका हुआ था उस समय इसका करेक्ट ऑप्शन था 8850 मीटर। ओके, लेकिन करेक्ट वे में भी अगर देखोगे तो अभी रिसेंटली भी ये क्या है, मान्यता है, मतलब मान्य है कि 8850 मीटर ही है। ओके, और यह जो है माउंट एवरेस्ट जो है कि जो कि नेपाल और चीन की सीमा के साथ चलता है, ठीक है। और महान हिमालय कहाँ स्थित है, तो महान हिमालय आपका स्थित है नेपाल में। क्लियर है। और पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी उसका नाम था बछेंद्री पाल। ओके, और अगर बात की जाएगी महिला के बारे में तो माउंट बछेंद्री पाल हैं, और अगर बात की जाएगी व्यक्ति के बारे में तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन है, एडमंड हिलेरी, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। क्लियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि टूटता तारा होता है कोई, तो टूटता तारा आपका एक तरह का क्या होता है, उल्का पिंड होता है। ओके, देखिए उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो उल्का पिंड जो है कि एक वस्तु से मलबे का एक ठोस टुकड़ा होता है, जैसे कि उसमें आता है धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, ठीक है, जो कि बाहरी अंतरिक्ष से उत्पन्न होता है और किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के माध्यम से अपने मार्ग से बचता है। तो वो आपका आज किस श्रेणी में आएगा, उल्का पिंड में।
ओके। और उल्का पिंड की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह पर उतरने वाला आकाशीय पिंड उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे बात किसकी किसकी हो रही है, तारे के बारे में। तो तारा क्या होता है, तारा गैस का एक विशाल स्वप्रकाशन आकाशीय पिंड होता है। बात हो रही है किसकी, इसकी देखिए किसकी, उल्का के बारे में। तो टूटता तारा क्या होता है, तो आपका उल्का होता है। क्लियर है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए पहले मैं खिचड़ी के बारे में बता दूं, खिचड़ी कहाँ मिलेगा आपका। ओके, तो खिचड़ी आपका, जैसे देखिए खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ओके, और खिचड़ी जो खिचड़ी कहिए या खिचड़ली कहिए, ये राजस्थान के जोधपुर जिले के गांव में पाया जाता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका होगा करेक्ट, ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी करेक्ट होगा आपका। ओके, और डी की बात की जाए, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है, ये सही है। ये और ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए खिचड़ी जो है आपका कि जिस जहाँ पे ये होता है, जैसे राजस्थान ज़िले में जहाँ पे हो रहा है आपका जोधपुर ज़िले में, वहाँ पे इस पेड़ को कोई काटता नहीं है। और यह पेड़ इस प्रकार का होता है कि ना ही किसी जानवर को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से आपको क्या मिलेगा कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, और इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने के लिए और लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है उसमें। ये तीन चीज़ों में इसका मेनली क्या होगा, बाई ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन में विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो कहाँ की बात होगी, उत्तर प्रदेश नहीं, असम नहीं, लद्दाख नहीं, राजस्थान की बात हो जाएगी। ठीक है, और कैसे, वहाँ पे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। ये क्वेश्चंस आता ही आता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर एग्जाम में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, राजस्थान। आगे देखिए, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो वो कौन सी जगह है, वो आपकी होती है कश्मीर। ओके, देखिए कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकाई गई मछली का बहुत मतलब कि लोकप्रिय है, वहाँ का डिश है एक तरह का। ठीक है, और बात की जा रही है, अगर ऑप्शन तो आपका क्या है, कश्मीर। अब देखिए केरल की बात की जाएगी तो केरल में जो होता है यहाँ पे टेपिओका और नारियल, दो चीज़ें लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ओके, टेपिओका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय मतलब तौर पे इसका डिश बनाते हैं, लोग उसको खाते हैं। ओके, और रही बात गोवा की। ओके, तो गोवा में क्या है कि आपका कि नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में प्रसिद्ध होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, गोवा। फिर आता है मिजोरम। ओके, तो मिजोरम में क्या है आपका कि मिजोरम के लोग भी अपने खाने में बांस की गोली को शामिल करना पसंद करते हैं, बांस की गोली बनाते हैं वो लोग। ओके, तो लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, कश्मीर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो क्या होगा यहाँ पे कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल 2 केजी से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद कर नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। ओके फ्रेंड, देखिए
हाथी के बारे में अगर आप जानोगे तो हाथी में क्या होता है कि जो मादा हाथी होती हैं वह झुंड की प्रमुख होती हैं। ओके। और झुंड जो होता है वो आपका मातृसत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वो झुंड की मुखिया बनी होती है। क्लियर है। और जो बच्चों को जो नर हाथी होते हैं वो केवल 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं तो उनको झुंड से निकाल दिया जाता है। और 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है करीब 200 किलो या 2 क्विंटल के लगभग लगभग होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जाता है। तो लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या मैच करना है आपको। ओके, ये कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब क्या कह रहा है, छोले भटूरे। तो छोले भटूरे कहाँ फेमस होते हैं, आपके पंजाब में। ओके। नारियल से बनी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा की बात की जाएगी, अभी ऊपर में बता रहा था आपको, वो क्या है, केरल। सरसों के तेल की बनी मछली तो आपका होता है कश्मीर। ओके। और नारियल के तेल में बनी पकी मछली आपका है क्या, उत्तराखंड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड नहीं, ये होता है गोवा में। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्याय के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं हाँ आपके अपने अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को टिक कर लोगे, वहाँ से मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, आगे देखिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। ओके, तो आपको क्या क्या प्रोत्साहित करता है, तो आपका सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, सहपाठी लिखने को। ओके, और एक आपका बनेगा क्या, समावेशन को। ओके फ्रेंड, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, और ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या क्या, बी और डी। देखिए अब यहाँ बढ़ते हैं, नीचे देखेंगे आपको मिलेगा ए, बी और डी। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। आप ऑप्शन पढ़ोगे, जब ऑप्शन पढ़ोगे तो इस ऑप्शन में आपको जो सबसे सटीक आंसर मिलेगा वो आपका मिलेगा थर्ड वाला। ओके, इसलिए मैं इसको कल टिक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ, और जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कहीं से बनेंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आगे देखिए फ्रेंड, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र जिसमें एकीकरण है। ओके, तो आपका किसमें होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्तियों एवं मुद्दों का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, तो आपका लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों का संवेदनशील बनना। ओके, अब देखिए पर्यावरण का अध्ययन करने वाले बच्चों को मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्या क्यों एकदम सटीक ये होगा कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को समझने में मदद करता है। ठीक है, कि चीज़ें उनके पर्यावरण में कैसे काम कर रही हैं,
कैसे अंतःक्रिया करती हैं, और यह आपका प्राथमिक स्तर पर यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र में, ठीक है, जो कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान को क्या कर देता है कि सम्मिलित कर देता है। ओके, इसलिए आपका देखोगे तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों और सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। आगे देखिए फ्रेंड, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की भी कल्पना की गई है। ओके, तो ये क्या होगा, अनुभवात्मक सीखने की प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चा उसको अनुभव कर सके, समझ सके कि चीज़ें क्या है, किस तरह से हो रही हैं। क्लियर है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर जा रहा है क्या, स्पर्शी शिक्षण, अधिगम सामग्री को अधिक उपयोग करें। क्लियर है फ्रेंड, आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह है, वो क्या होगा, उसका शिक्षण अधिगम के दौरान उसका आकलन करना चाहिए। ठीक है, ईवीएस की कक्षा में तो जरूर से। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहना। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस चुनाव का उपयोग करेंगे, तो आप जांच सूची का। ओके, देखिए जांच सूची का जो उपयोग करते हैं वो अभिलेखित राय या निर्णय का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जांच सूची। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है क्रम निर्धारणी मापनी। आप इसका नाम पहली बार अगर सुन रहे होगे तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका उपयोग जो है कि किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। ओके, क्रम निर्धारणी मापनी का यह मध्य बिंदु को मापने के लिए हमेशा 3 अंक रेटिंग स्केल या 5 पॉइंट रेटिंग स्केल जैसे विषम संख्याओं और बिंदुओं में तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग गूगल प्ले पे नहीं देते हैं 5 रेटिंग 5 रेटिंग का देते हैं ना, वो उस जो उसका रहेगा कि उसको किस प्रोसेस के थ्रू किया गया है, तो वो आपका होगा क्रम निर्धारण मापनी। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, सहपाठी आकलन। ठीक है, अब देखो सहपाठी आकलन में क्या होगा आपका कि इस प्रक्रिया में विद्यार्थी अपने काम पर एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देते हैं सहपाठी आकलन में। चलो हाँ भाई ठीक है, तुम अच्छे से किए हो, हम भी अच्छे से किए हैं, होता है ना इस तरह से क्वेश्चन की, मतलब एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, आकलित करते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन भी सही है, मेरा भी सही था, इस तरह की चीज़ें। और एक आपका आता है क्या, अवलोकन। तो अवलोकन में देखेंगे कि इसका अर्थ यह हो जाता है कि किसी उद्देश्य को देखना या पर्यवेक्षण करना, वो आपका आता है अवलोकन में। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये। देखिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे, वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नई शिक्षा नीति 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न स्तर क्या स्तर होगा। ओके, तो देखिए 2 स्तर बनेगा यहाँ से, ए आरंभिक स्तर और एक आपका बनेगा क्या, बुनियादी स्तर। ओके, देखिए अब शिक्षा पद्धति जो आई है आपकी, तो वो है क्या 5+3 5+3+3+4, ये एक डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। कि देखिए जो बुनियादी स्तर पे रखा गया है, ठीक है, तो वो है क्या आपका 5 मतलब 5 हो जाएगा। अब 5 को कैसे करेंगे, पूर्व स्कूली जो स्तर है वो 3 तक है,
और कक्षा 1 और 2, ठीक है, मतलब इसको बुनियादी स्तर कहा जाता है पहले वाले को, ठीक है। अब बुनियादी चरण में क्या होता है कि खेल गतिविधि आधारित शिक्षा जो कि इसमें शामिल करते हैं। इसमें बच्चे के अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, समूह कार्य, सहयोग, इस सब पे ध्यान दिया जाता है। ओके। और जब बच्चा आता है किस पे, +3 वाले में, तो वो अपने आरंभिक स्तर पे आ जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे खेल आधारित शिक्षा से अधिक औपचारिक और संवादवाद कक्षा में शिक्षण परिवर्तित में आ जाता है वो, मतलब उसको उसका बुनियादी स्तर से वो आरंभिक स्तर में आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि वो पढ़ने वाले कार्य करेगा, पाठ्य पुस्तकें इसमें शामिल हो जाती हैं और सभी विषय जैसे लेखन, बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित, ये सब पर आधारित है आपका कौन सा 3 वाला, यानी कि आरंभिक स्तर। ओके। फिर देखिए फिर आएगा 3। अब ये 3 जो है ये तो देखो है, ये तो आपका हो जाएगा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व स्कूली, और इसमें आता है कक्षा 1 और 2, इसमें आता है कक्षा आपका 3 और 5, इसमें आता है आपका कक्षा 6 और 8, और इसमें आपका आ जाएगा क्या 4 वाले में तो 9 से 12। ओके फ्रेंड, इसमें आपका बन जाएगा 9 से 12। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो तथ्यों को अनुस्मरण करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। ओके, कार्य और खेल। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आपका आएगा क्या, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। वो किया जाता है केवल किसके द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ओके, देखिए आकलन जो है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक में से एक होता है। ठीक है, और ये बात अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से 4 तरह से डिवाइड होता है। जैसे कि विश्वसनीय आकलन युक्ति होता है, विश्वसनीय आकलन का आपका प्रासंगिक कार्य पर केंद्रित हो जाता है एक, और फिर आप एक होगा कि विश्वसनीय आकलन में अवलोकन संबंधित हो जाएगा, जैसे निबंध, अभिनय कार्य, पोर्टफोलियो, पत्रिकाएं, ये सब संबंधित हो जाती हैं इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। देखिए लैंग्वेज 1 आ गया, सेक्शन आईडी, ये हमको लगता है कि आपका इंग्लिश है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है आपका, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। पहले ये देखिए पैसेज गिवन है, तो मैं इसे फटाफट पढ़ लेता हूँ। देखो इसमें लिखा है क्या, आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करना, इसको एक बार पढ़ लेना, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा मैंने उसको यहाँ पर टिक किया हुआ है। ठीक है, देखो धीरे धीरे आप पढ़ लेना। मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए रुक जा रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना और पढ़ लेना। ठीक है, तो ये देखिए आपका रहा, स्टडी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्लियरली इंडिकेटेड द स्कूल क्लोजर्स हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। अब देखो फिर यहाँ से इसको पढ़ लेना। This situation must be exposed with the fact that we are already facing a crisis in learning. इसको देख लिया, ये देख लीजिए। ठीक है, causing children to drop out of school altogether। अब देखो इस पे जो करेक्ट आंसर बनेगा जब आप पढ़ोगे, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है क्या कि स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रेन। देखो जब इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो आपको टिक क्या हुआ मिल रहा है क्या, कि स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट, और एक आपका है फॉरगेटेन ड्यू टू लैक ऑफ यूजेज। इन दोनों केसेस में देखोगे
तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या? बोथ ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक रेफर्स टू। तो उसको जब क्वेश्चन पैरा पढ़ो तो आपको मिलेगा क्या? फॉरगेटिंग कंप्लीटली व्हाट वन हैज लर्न। ओके, व्हेन यू एक्सपोज टू थिंग्स व्हाट डू यू डू। ओके, तो आपका क्या होगा? ब्रिंग आउट striking contrast by placing them opposite to each other. ओके, आगे देखिए। pick the option which state the best meanings of the word is product used in a passage। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? हैपनिंग एट स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड प्लेसेस। ओके, आप पैसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा, समझ के करिएगा। यहाँ क्या है, रिवीजन बेस पे चल रहा है, तो जब आप उसको पढ़ के देखोगे तो आपको ये करेक्ट आंसर लगेगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है सेकंड कि ये रहा ऑप्शन, ये क्वेश्चन था आपका कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट करेक्टली द फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। ओके, तो देखोगे यहाँ पे क्या होगा? टू रीड नंबर्स अप टू 99 और एक आपका बनेगा क्या? टू करेक्टली रिस्पॉन्स टू कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। ओके, मीन बी एंड सी, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न फर्दर, पिक द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या? ऑलरेडी एक्वायर्ड फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ओके फ्रेंड, आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट इन लर्निंग टू द वर्ड सेवरली एज यूज इन द पैसेज। ओके, तो इसमें आपका क्या होगा? मिली। ओके, देखिए सेवरली का मतलब क्या होता है? तो सेवरली का मतलब होता है इन अ वेरी स्टर्न, मतलब बहुत सख्त इंसान, बहुत सख्त, स्ट्रिक्ट, हार्श वे, ये सब आता है उसमें। ठीक है, कठोर तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? माइल्डली। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ओके, द मेंबर डिस्कस्ड अबाउट। ओ माई गॉड, देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्कस्ड अबाउट, तो यहाँ पे सेकेंड ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे करेक्ट देखोगे तो क्या होना चाहिए? केवल डिस्कस्ड, अबाउट नहीं होगा। ओके, क्लियर है? आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट निगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, देखो सिग्निफिकेंट क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव है यहाँ पे। ओके, अब एडजेक्टिव क्या होता है? कि अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन। ओके, और सिग्निफिकेंट इज यूज एज एन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्या था ऊपर? अच्छा, देखिए फिर आगे आपका सेकंड, ये सब आपका क्या है? रिपीटेड है क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड, हाँ ये सारे सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके। क्या है, रुकिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस क्या है? 91 टू, हाँ ये सब क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं आपके। ये भी रिपीटेड है आपका, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई कैम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कोट एंड हॉर्न, आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमंग द फॉर्न।
आप पढ़ लेना इसको अच्छे से एक बार। ओके, विथ मैनी अ कर माई बैंक्स आई फ्रेट। ओके, देखिए अब इसको जब आप पॉज करके वीडियो पॉज करके पढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्या कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर स्पीच यूज इन द लाइन केम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हॉर्न। ओके, तो ये आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ओके, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन द क्वालिटी ऑफ अ लिविंग थिंग, तो आपका आता है पर्सोनिफिकेशन में। ओके, फिर देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब होता है क्या कि टू थिंग्स आर कंपेयर एंड इन मेटाफर वन थिंग्स इज अनदर। ओके, टाइम इज मनी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका। और देखो एक आपका लिखा है क्या, हाइपरबोला। हाइपरबोले या हाइपरबोला, हाइपरबोले, तो इसमें देखेंगे कि थिंग्स आर स्कर्टेड द रिप्रेजेंटेड। जैसे क्या है कि इफ टुक फॉर एवर टू डाउनलोड द वीडियो। ओके, अब आपका क्या है, आपका सिनी कॉर्डिक्स की बात अगर की जाएगी तो ये होता है आपका कि अ पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल। ओके, जैसे हेड काउंट अच्छा एग्जांपल होता है इसका। इसमें लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो आपका, पर्सोनिफिकेशन। द ब्रुक चैटर ओवर स्टोनी वे, तो इसका हो जाएगा क्या, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो मैन में गो एंड कम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप जब पढ़ोगे स्टोरी मतलब कि उसको पोएम को, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, ये तो नेक्स्ट ईयर जो आपका मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हुआ था उससे आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को लगाइएगा, क्लियर करिएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बेस में भी हो जाएगा आपका, और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे सीटेट के फर्स्ट पेपर में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो और पेपर में आपको देखोगे मैं इस पर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा ये पूरा पेपर ही, तो आप वहाँ से इसको क्या करना, डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके वीडियो को प्ले करना और उससे क्या करना, मैच करते रहना, सब कुछ आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। द लाइन आई मेक अ सडन सैली मीन्स, तो इसका हो जाएगा क्या, आई फ्लो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेयर इज द ब्रुक हेडेड फॉर। ओके, तो इसका बनेगा क्या, द ब्रिमिंग रिवर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन विथ विलो वीड इन स्टेंजा 5। ओके, तो वो आपका क्या है, एलिटरेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है ये जान लीजिए कि एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेम कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये फिर से लग रहा है कि क्वेश्चंस रिपीटेड है यहाँ से, हाँ ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं यहाँ से। अब देखिए ये भी सारे रिपीटेड हैं, ये भी सारे रिपीटेड हैं। ओके, हाई, तो ये सब भी रिपीटेड हैं। देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा, इफ अ टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट लर्न वोकाबुलरी विच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव वे। ओके, यूज ऑफ स्टोरी एंड इमेजरी। ओके, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्या, स्टोरी यानी कहानियाँ सुनाना, और इमेजिनेशन बेस पे उन लोगों को वो चीज़ों को क्या एक्सप्लेन करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स एजुकेशन एम्स एट, सबसे बड़ा सा एम क्या होगा कि मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग यानी लर्निंग, लिखा है यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है मल्टीलिंगुअलिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू यूज मोर देन टू लैंग्वेज, तभी ना मल्टी लैंग्वेज होगा वहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। Dash comprehension is the skill of reading and piece of text closely or intensely for the purpose of the
एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द टेक्स्ट, तो आपका क्या होगा ये लोकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वो सेम क्वेश्चन ही है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए ये क्या है, ये रहा। In the context of theory of multiple intelligences, which one of the following intelligences is related to language? तो आपका क्या होगा, linguistic verbal intelligence। ओके, इसके बारे में अब देख लेना, पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि लिंग्विस्टिक्स वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है। नहीं तो मैं बता दूं, एबिलिटी टू यूज ऑफ लैंग्वेज आपका होता है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ओके, और देखिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, कई सारे वर्ड है जैसे फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी इंटेलिजेंस जो कि लिखा हुआ है वहाँ पे, तो फ्लुएंट वे में हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ दिस मे बी बेनिफिट ऑफ अ मल्टीलिंगुअलिज्म्स। ओके, तो पहला क्या, पहला हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग वोकैबुलरी एंड इफेक्टिव स्पीच, सेकेंड टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड अदर कल्चर, एंड फोर्थ मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जिसको बनेंगे उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा सिस्टम अपनी जगह से इधर उधर हो गया है। दो मिनट वेट करिए, क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आगे लगाते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, देखिए कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे हम लोगों के, ये सारे नहीं हुए हैं। विच ऑफ दीज मल्टी, हाँ तो इसी पे हम लोग टिक कर रहे थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, फोर्थ। जैसे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 4-1। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, when a child regulates his या her own action with the help of a language but that language is not audible to others, he या she involved in। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इनर स्पीच। ओके फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या आपका, इनर स्पीच। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सेम है आपके। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील विद द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, प्रैग्मेटिक्स। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, तो प्रैग्मेटिक्स इज अ सोसाइटल रूल रिलेटेड टू लैंग्वेज। सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, सिस्टम हैंग कर रहा है क्या, ओके देख लेते हैं। अच्छा भाई, देखिए आ गया। देखिए विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील्स विद द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनना था, प्रैग्मेटिक्स। आगे देखते हैं। देखिए अब है क्या आपका, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग इन्फेंट्स। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या बनेगा,
बोथ ए एंड सी आर ट्रू। देखिए ड्यूरिंग से वही सेम क्वेश्चन है आपका, पढ़ लेना आप एक बार। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अ डायलेक्ट पैसेज थ्रू दिस स्टेजेस टू गेट द स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डायलेक्ट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पढ़िएगा उसमें तो आपको क्लियर लगेगा कि सिलेक्शन, क्वांटिफिकेशन, इलाबोरेशन एंड फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। सेम है क्वेश्चन आपका, रिपीटेड रिपीटेड डबल डबल टाइम है। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग डायलेक्ट। A variety of language spoken in one part of country is known as a regional dialect. Okay, A is true but B is false. देख के लग रहा है। Okay, option 1 is right. क्योंकि a variety of language used only the people having similar education background is known as a social dialect. No, तो A is true है, B is false। देखिए बना है क्या, कंसीडर द स्टेटमेंट, ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से। देखिए आगे बढ़ते हैं। टू वाइफ हरिया वी शैल बी लेट, द कलीग इट्स टाइम टू लीव, वी शैल बी लेट फॉर मीटिंग, टू सीनियर मैनेजर मैडम्स इट्स 4 PM एंड द मीटिंग इज एट 4:15 PM शुड नॉट बी लीव। ओके, तो ये आपका किस में आएगा, रजिस्टर्ड। क्लियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है आपका। For participating in a group debate, a language teacher puts on condition. Example, in a group 4 students should be formed junior class and 1 student should be formed senior class. Who can assist junior whenever required? This idea of group foundation depend on Vygotsky theory. Okay, Vygotsky theory आपको पता होगा कि Vygotsky emphasize the children learn through interaction and collaboration with skill and knowledge people. ओके फ्रेंड, Vygotsky थ्योरी पे डिपेंडेंट है। सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए बीइंग अ टीचर, इसमें रॉन्ग बताना है क्या। बीइंग अ टीचर व्हाट वुड बी लाइक टू प्रीफर इफ एनी स्टूडेंट हैज शोन डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन। ओके, टॉक विथ हिम हर इन द क्लास, करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखो यहाँ पे अ सेट ऑफ अजम्पशन which explain the language as a set of structure or rules is known as structural approach। पढ़े हैं सारे, अपने नोट्स में देखोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल अप्रोच से रिलेट करेगा। ओके, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है आपका, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए लैंग्वेज टूल दैट हेल्प्स द लर्न टू मास्टर द स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ अ सेंटेंस। ओके, ये होता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। फ्रेंड देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द रोल ऑफ अ टीचर। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड हो जा रहा है, ये भी रिपीटेड हो जा रहा है। ओके, ये क्वेश्चन क्या था आपका, नहीं ये दूसरा, ये सेम क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन है। द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक अ facilitator or monitor rather than simply being of a model or for correct speech. Learners have to participate in classroom activity based on individual approach to learning. The A is true, B is false. Okay, your correct answer। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड हिंदी। हिंदी है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करना, पढ़ लेना फटाफट। ठीक है, मित्रता संस्थान की सबसे बड़ी नियामत है, सच्चा मित्र कौन है। ओके, इस चीज़ों को पहुँच के पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया, सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुखी से दुख हो, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख का बड़ा दुख समझे, और पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कन्नी काटते हैं, और सच्चा मित्र से ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ों का आप पढ़ना अपना वीडियो पॉज करके। क्लियर है, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ी देन है, जाहिर सी बात है मित्रता के बारे में बात हो रही है। ओके, आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है? आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखेगा किसके बारे में किया गया है, तुलसीदास के बारे में। आपका सच्चा मित्र कौन होगा जो कठिन समय में आपका साथ दे? ओके, अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना, वाक्य क्या क्या भाव है कि अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व होगा कि उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्न में से समूह से भिन्न शब्द है तो क्या है आपका? शंका। देखिए, मार्ग शब्द कैसा है? तो मार्ग एक आपका तत्सम शब्द है, मार्ग यानी रास्ता। आगे देखिए, समिति। ओके, सीमित का विलोम शब्द है, तो सीमित का विलोम शब्द क्या होता है? असीमित। ये सब सारे रिपीटेड शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे सब रिपीट लिखा हुआ है आपको। आरक्यू रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य ही, देखिए ये यहाँ से शुरू होगा आपका। तो मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों को सुख और संतोष पूर्वक समय जीवन बिताने के सभी साधन। इसको पढ़िएगा आप, ठीक है? पढ़ लिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। उससे इससे अंतर नहीं पड़ता है, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, अंतर यानी फर्क नहीं पड़ता है। विनाश का विलोम क्या होगा? तो विनाश का विलोम होगा सृजन करना। पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो वन्य जीवों, पक्षियों तथा मनुष्य सभी पर। अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। पांव पांव शब्द है। ओके, पांव पांव शब्द क्या है? तो पुनरुक्त शब्द है। हट गया भाई, ये तो आ जाओ भाई। देखो, पांव पांव शब्द क्या है? तो पांव पांव शब्द जो आपका है वो पुनरुक्त शब्द है। ओके, मनुष्य की क्या प्रकृति है? मनुष्य की क्या प्रकृति है? कि आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना है। प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं को ध्यान करना है। तो आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना है। इनमें से प्रकृति के अनुकूल क्या है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना नहीं, प्रकृति संसाधनों का संरक्षण करना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ से आरक्यू 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 आरक्यू, यहाँ नहीं होगा, वहाँ पे नहीं होगा। देखिए, व्याख्यात्मक तथा सृजनात्मकता। व्याख्यात्मक तथा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विवरण को। ओके, विवरण यानी विवेचन, व्याख्या उसे कहा जाता है। वृत्तांत का मतलब क्या होता है? बयान, हाल, ब्यौरा वृत्तांत होता है। और प्रतिपादन, प्रतिपादित करना। ओके, वर्णन यानी कि एक्सप्लेन करना। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ गए यहाँ से। अब देखिए, लेखने की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित होती है वो क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे लेखन वाक्य, डिस्ग्राफिया। ओके फ्रेंड, डिस्ग्राफिया। शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है।
तो सही वाक्य विन्यास पर आधारित ध्यान केंद्रित करना। ओके, ये सेम क्वेश्चन है। अपने शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिगार्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? इसे भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य कहते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए रिगार्डिंग करने के लिए कहता है, इसे कहते हैं भावा जानने तो श्रवण करें। भाई रिपीटेड क्वेश्चन आ गया एकदम। देखिए आगे, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनने, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मिति। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? चॉम्स्की का संबंधित है। ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन करना एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? ओके, तो आपका क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? कि बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन करना ही है। ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे भी। अभिकथन स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दोनों। और त सही है, लेकिन त और की सही व्याख्या नहीं करता। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सूची A व सूची B के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। ओके, इमिग्रेशन फॉर्म भरना यानी कि सटीकता पर ध्यान देना होता है। ओके, एक व्यावसायिक बैठक में प्रस्तुति देना, सटीकता पर ध्यान देना। ओके, ये भी हो जाएगा। फिर आपका बनेगा क्या? आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना। और किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ प्रवाह लिखा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना। तो करेक्ट आंसर पर क्या बनेगा? सेकेंड। देखिए क्या है सेकेंड। ओके, फर्स्ट, बी, थर्ड। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो वो है आपका कक्षा में नाटक करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? ओके, तो अभी गतिविधि कौन सी हो जाएगी? कक्षा में नाटक करना। फिर रिपीट हो गया भाई ये तो। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? तो अनौपचारिक लेखन। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं सूची शामिल है, इसमें शामिल है बोडो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये भी नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो मातृभाषा के बारे में ज़्यादा फोकस करता है ये। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आगमन विधि। ओके, और एक आज का लास्ट है आपका ये क्या क्वेश्चन है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? तो वो है आपका अंतजात। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोगों ने ये सेटेड फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखा है और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसको आप लोगों ने डीपली देखा है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
जो कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का पेपर मैं सॉल्व करूँगा, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में सॉल्व करके देखेंगे और अच्छे से उसके सॉल्यूशन को समझेंगे जैसे इसको हम लोगों ने समझा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। बाय बाय फ्रेंड, अच्छे से तैयारी करते रहिए, फोकस बनाए रखिए और इस बार हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि 30 आउट ऑफ 30 सीटेट फर्स्ट और सेकंड पेपर में लाएं। ओके फ्रेंड, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।